स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में बजट की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए हलवा सेरेमनी आयोजित करेंगी। इस पारंपरिक कार्य में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2025 और 26 का बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही होम एंड कॉरपोरेशन मंत्री अमित शाह मुंबई में नेशनल अर्बन कॉरपोरेटिव फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि दृष्टिकोण के तहत कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का वार्षिक कैलेंडर भी लॉन्च करेंगे। श्री शाह देश भर में 10,000 नई समितियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और प्राइमरी कॉरपोरेटिव सोसाइटीज के लिए रैंकिंग व्यवस्था की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति प्रबोवो होंगे। उनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने हवाई अड्डे पर किया। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। वहीं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई है कि भारत की विकास दर 6 से 8% के बीच रहेगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादातर प्रमुख सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का मानना है कि भारत आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र के टॉप 3 गंतव्यों में शामिल हो जाएगा। साथ ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हाल ही में खुलासा किया कि दिल्ली के 2 साइबर अपराधियों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सुविधाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करके 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भेज दी है विदेश में। इन दोनों आरोपियों की पहचान पुनीत कुमार और आशीष कक्कड़ के रूप में हुई है। इन दोनों को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने करवा चौथ को उत्सव घोषित करने और इसे विधवा, तलाकशुदा या सहमति से रिश्तों में रहने वाली महिलाओं के लिए भी अनिवार्य बनाने की अजीब सी मांग को लेकर दायर याचिका को 1,000 रुपए का जुर्माना लगाकर खारिज कर दिया। वहीं रूस के तेल क्षेत्र पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ने लगा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कहा है कि मार्च की आपूर्ति के लिए पर्याप्त तेल का कार्गो उपलब्ध नहीं है। ये प्रतिबंध 10 जनवरी को रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर लगाए गए थे और उस समय भारत की तेल रिफाइनिंग कंपनियां मार्च के लिए तेल के सौदे करने की बातचीत कर रही थी। वहीं आपको बता दें कि बजट आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और अलग अलग उद्योग अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र ने अपनी किफायती आवास योजना को लेकर कुछ चुनौतियों को कम करने की बात की है। इसके अलावा उन्होंने बुनियादी ढांचा विकास को बढ़ावा देने और किफायती आवास के लिए आसान लोन की सुविधा देने की भी मांग की है। दोस्तों देखा जाए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने iOS 18+ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आईफोन्स में आने वाली प्रदर्शन समस्याओं को लेकर एप्पल INC को नोटिस भेजा है। PTI के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बारे में एक्स पर जानकारी दी। साथ ही UGC की एक उच्च स्तरीय समिति ने अब पहली बार विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जमीन से जुड़ी कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब हर विश्वविद्यालय को कम से कम 20 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इसके अलावा हर छात्र को 30 वर्ग मीटर जगह मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि 2030 तक भारत के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिजिटल इकोनॉमी का योगदान 20% तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान राष्ट्रीय आय में 11.74% था, जो तेजी से बढ़ रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था से सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाला विकासशील देश होगा। वहीं माइनॉरिटी मिनिस्टर 27 जनवरी से 2 फरवरी तक नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का दूसरा संस्करण आयोजित करने जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम में देश भर से 90 शिल्पकार और कारीगर हिस्सा लेंगे। इनमें महाराष्ट्र में अजरक प्रिंट साड़ी और दुपट्टा, उत्तर प्रदेश से बनारस ब्रोकेड, असम से बैंत और बांस, कर्नाटक से चनपटना खिलौने और गुड़िया और पश्चिम बंगाल से कांथा सिलाई जैसे खास शिल्प देखने को मिलेंगे।
वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री 26 जनवरी से चीन की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे, जहां वो द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यह बैठक भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप मंत्री स्तर पर होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत चीन के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। महाकुंभ 2025 शुरू हो गया है और इस बार इसकी शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है। अमित शाह ने भी इस आयोजन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा इवेंट नहीं है जो महाकुंभ की तरह सद्भाव और एकता का संदेश देता हो। और उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद 27 जनवरी को गंगा में डुबकी लगाने के लिए आएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है, ऐसा माहौल जहां हर कोई एक साथ आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने भारतीय पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें अमेरिका के नए प्रशासन में जबरदस्त आत्मविश्वास और जोश दिखाई दिया है। मतलब उनका कहना था कि देखिए, हमें काम पूरा करना है वाली सोच से वो लोग भरे पड़े हैं। जयशंकर जी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। वो भारत सरकार की तरफ से वहाँ के नए राष्ट्रपति के इस खास मौके पर प्रतिनिधि बनकर गए थे। सोचो कितना बड़ा इवेंट है और वहाँ भारत की मौजूदगी भी अहम है। साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5 दिन की सालाना मीटिंग चल रही थी, जिसमें दुनिया भर के नेता जुटे थे। उन्होंने खास तौर पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेकाबू होते फैलाव पर रोक लगाने की बात कही। मतलब ये टेक्नोलॉजी जितनी मददगार है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर इसे ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया। साथ ही दोस्तों, उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से ये शुरू हो गई है और शाम 5 बजे तक चलेगी। पूरे राज्य में वोटिंग के लिए 1515 सेंटर बनाए गए हैं और इन पर कुल 3394 बूथ हैं। यहाँ 30.29 लाख वोटर्स हैं जो अपना वोट डाल सकते हैं। वोटिंग कराने के लिए 3394 पोलिंग टीमें कल ही अपनी अपनी जगहों पर रवाना हो गई थी। अब देखते हैं किसके सिर जीत का ताज सजता है। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रचार को काफी तेज कर दिया है। राहुल गांधी की 22, 23 और 24 जनवरी को अलग अलग जगह जनसभाएं रखी गई थी, लेकिन 22 जनवरी को वो सदर बाजार वाली सभा में नहीं पहुंच पाए। उनकी मुस्तफाबाद में होने वाली सभा भी कैंसिल हो गई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि राहुल गांधी की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ये सभाएं रद्द करनी पड़ी। साथ ही आपको बता दें कि ओला उबर के किराए को लेकर काफी समय से बहस चल रही है। अभी यह मामला और भी गर्मा गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ओला और उबर को अलग अलग तरह के किराए तय करने पर नोटिस भेजा है। मतलब ये जो दोनों कंपनियां अलग अलग जगह और टाइम पर अलग अलग किराया वसूलती हैं, इसी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ असम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए। अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई है। ये भूकंप रात 12:53 पर आया था और इसका केंद्र म्यांमार में 106 किलोमीटर की गहराई में था। झटके नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों में भी महसूस किए गए। वहीं देखिए, नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन 6.0 का ग्रैंड फिनाले नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। ये 2 दिन चलेगा। इसे शिक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया है। इस बार 13 राज्यों की 16 बैंड टीमें फाइनल तक पहुंची हैं, जो राज्य और क्षेत्रीय लेवल की प्रतियोगिताओं के बाद चुनी गई। और हाँ, पहली बार 3 सरकारी स्कूलों की बैंड टीमों को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने का मौका मिला है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 फरवरी से 16 फरवरी के बीच होने वाली हैं। अगर छात्रों को कोई भी दिक्कत या सवाल हो तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह हेल्पलाइन हर शनिवार दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इस पर कॉल करके गाइडेंस लिया जा सकता है। वहीं चीन ने आज जियोक्वान सैटेलाइट सेंटर से एक पाकिस्तानी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का नाम PRSCEO-1 है, जिसे दोपहर 12:07 पर लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में भेजा गया। लॉन्चिंग पूरी तरह से सफल रही। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 जनवरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करने आ रहे हैं। ये सभा पलिया मैदान में होगी। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ता पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। उम्मीद है कि इस जनसभा में करीब 50 से 75 हजार लोग शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। सीएम योगी इसे 24 जनवरी को यूपी दिवस के मौके पर लॉन्च करेंगे। कहा जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा उद्यमिता अभियान होगा।
वहीं बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह को आईसीसी की नई टीम में शामिल किया गया है। जय शाह फिलहाल आईसीसी के चेयरमैन भी हैं। दोनों को क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में जगह मिली है। वहीं आने वाले वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से बिहार को काफी उम्मीदें हैं। बिहार सरकार ने राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 32 पन्नों का एक निवेदन पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा है। इसमें खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में मदद की मांग की गई है। उम्मीद है कि इस बार के बजट में बिहार के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस बजट में राज्य के लिए क्या खास होगा। वहीं इन दिनों प्रदेश में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं कुछ जगहों पर तेज धूप निकलने से दिन में गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में तापमान फिर गिर सकता है तो ठंड वापस आ सकती है। दोस्तों, 76वें गणतंत्र दिवस परेड में इस बार देश की विविधता और सांस्कृतिक समावेशिता को दिखाने के लिए कुल 26 झांकियां तैयार की गई हैं। इन झांकियों का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इस बार 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 10 मंत्रालयों और विभागों की खास थीम वाली झांकियां परेड में शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन झांकियों में भारत की विविध क्षमताओं को दर्शाया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार परेड में तीनों सेनाओं की एक झांकी भी होगी, जिसकी थीम है सशक्त और सुरक्षित भारत। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का देश के जीडीपी में 20% योगदान होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान राष्ट्रीय आय में 11.74% था और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था से सबसे ज्यादा लाभ पाने वाला विकासशील देश बनेगा। साथ ही केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि उनका मंत्रालय 2030 तक 10,000 जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जारी करने का लक्ष्य रखता है। उन्होंने नई दिल्ली में जीआई समागम को संबोधित करते हुए बताया कि ये लक्ष्य पूरी तरह से सरकारी प्रयासों से हासिल किया जाएगा और इसके लिए सरकार एक समिति भी बनाएगी जो इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में कल तक शीतलहर चलने का अनुमान है। इसके अलावा विभाग ने झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रात और सुबह के वक्त घना कोहरा रहने की संभावना जताई है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और ओडिशा में भी कल तक कोहरा बने रहने की संभावना है। इसी के साथ विश्व हिंदू परिषद ने हाल ही में संसद की संयुक्त समिति से ये अनुरोध किया है कि भारत में सभी धर्मों की संपत्तियों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए। वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक पत्र के जरिए ये सुझाव दिया कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानूनों की बजाय एक ही कानूनी ढांचे को लागू किया जाना चाहिए ताकि सभी धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा सही तरीके से की जा सके। अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है ना दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में काफी अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। इसका असर ये हुआ है कि सोने के भाव बढ़ने लगे हैं क्योंकि लोग अब सोने को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। सोने का भाव 11 हफ्ते की सबसे ऊंची स्थिति पर पहुंच चुका है और MCX पर अब सोना 79,400 रुपीस के आसपास ट्रेड हो रहा है। इस साल अब तक सोने में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। ग्लोबल मार्केट में सोने का भाव करीब $2,770 के आसपास है, जो कि रिकॉर्ड हाई से लगभग $20 नीचे है। वहीं जैसे जैसे मोबाइल रिचार्ज प्लान्स महंगे होते जा रहे हैं, महीने में 1 या 2 बार रिचार्ज करना सच में बहुत झंझट का काम बन चुका है। जियो, एयरटेल और VI ने हाल ही में प्राइस हाइक किया है, जिससे 2 नंबर एक्टिव रखना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आई है दोस्तों। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं। इन प्लान्स में काफी महीनों की वैलिडिटी सस्ते दाम पर मिल रही है, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें भारत को एक बड़ी जीत मिली है। दरअसल विश्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी, जिसने भारत के रुख का समर्थन किया है और इस संधि के ढांचागत विवाद को सुलझाने में भारत के पक्ष में फैसला लिया है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा दोस्तों, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसमें निवेशकों की संख्या 20 जनवरी 2025 को 11 करोड़ से ज्यादा हो गई
गई है। इसके साथ ही उपभोक्ता खातों की कुल संख्या 21 करोड़ हो गई है। एनएसई के बिजनेस डेवलपमेंट अधिकारी श्री राम कृष्ण ने कहा कि ये आंकड़े भारत के बदलते निवेश परिदृश्य को दर्शाते हैं, जहां अब करोड़ों लोग आर्थिक वृद्धि में योगदान दे रहे हैं और पूंजी बाजार में निवेश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में एक नया मोड़ आया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका में अगले 4 सालों में $600 अरब का निवेश और व्यापार करने की इच्छा जताई है। अगर हालात सही रहे तो ये निवेश और भी बढ़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में एक रेल हादसा हुआ दोस्तों, जिसमें 12 यात्रियों की जान चली गई। वहीं राजस्थान के कोटा में महज 2 घंटे के अंदर 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। एक नीट की छात्रा थी और दूसरा जेईई का स्टूडेंट था। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी एक हादसा हुआ, जहां वीआईपी लाउंज में अचानक आग लग गई। लॉस एंजलिस में फिर से जंगलों में आग लग गई है। अभी तो पिछले वाली आग ठीक से बुझी भी नहीं थी और अब एक नई आग भड़क उठी है। ऐसा लग रहा है कि वहां के लोगों को फिर से इलाके खाली करने पड़ेंगे। पहले ही वो लोग सबसे विनाशकारी आग का सामना कर रहे थे और अब ये नई मुसीबत आ गई है। सच में दोस्तों बहुत ही परेशान करने वाली खबर है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।